जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 4 जेपीएससी से लेकर 13 जेपीएससी तक पॉलिटी के प्रश्नों पर क्या किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, उसका आज दूसरा लेक्चर है। और इससे पूर्व मैंने हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के क्या किया था ना, पीओआईक्यू एनालिसिस किया था। और ये सारे प्रश्न जो पीओआईक्यू प्रीवियस ईयर के हैं, इनसे जो है 14 जेपीएससी का रास्ता है वो क्या हो जाएगा ना, आपके लिए काफ़ी सुगम हो जाएगा। और आप जो है अपना एक सीट जो है 14 जेपीएससी के लिए जरूर क्या करेंगे, पक्का कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है ना, पहला प्रश्न है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, का समर्थन किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सरकारी आयोग 1988 के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि आर्टिकल 263 के तहत है, का समर्थन, स्थापना का समर्थन किया था। वहीं पंछी आयोग की अगर हम बात करें तो ये इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया था 2007 में इसका निर्माण किया गया था। राधा कृष्ण आयोग 1948 में निर्माण किया गया था। मोइली आयोग जो कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट पर बना था, 2005 में इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो शांतिपूर्ण बिना हथियार के इकट्ठा होने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1)(b के तहत आता है, जिसके तहत शांतिपूर्ण इकट्ठा किया जा सकता है, किसी भी हथियार नहीं रखना चाहिए। हाँ, इस पर जो है राज्य का क्या रहता है ना, इसे युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन 1 देखें, इसमें लिखा हुआ है घेराव अफसर के कर्तव्य नहीं बनता, तो कर्तव्य का संबंध जो है किसी भी रूप में इस राइट फ्रीडम्स के साथ नहीं है। ठीक है, इस अधिकार के साथ नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? न्यायाधीश एच.आर. खन्ना जो थे, माननीय न्यायाधीश एच.आर. खन्ना जी के द्वारा, जब वे 8 लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे, तो 1977 से लेकर 79 में उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो उनके 1/3 न्यायाधीश क्या होंगे, दूसरे राज्यों से होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जो है सौंपता है। चलिए राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो पार्ट 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में दिया गया, आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक हमें जो है राष्ट्रपति के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। वहीं आर्टिकल 56 की अगर हम बात करें तो इसमें जो राष्ट्रपति के पदाविधि को लेकर के जिक्र किया गया, और इसी के तहत हमें ज्ञात होता है कि राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। तो किसे? उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा उनकी तिथि, पद धारण करने की तिथि से वो 5 वर्ष तक रहते हैं। इसके साथ साथ जो एक महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के तहत, इसके तहत भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति को अपने पद से जो है हटाया जा सकता है। साथ में राष्ट्रपति का पद जब तक रिक्त ना हो जाए तब तक वे इसे धारण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें आर्टिकल 56 के तहत प्राप्त होता है, या राष्ट्रपति के पदाविधि से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जब राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति बना रहता है? तो देखिए एक ही प्रश्न घूम रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरस्टेट काउंसिल एक हो गया, और राष्ट्रपति को लेकर के 2-3 प्रश्न राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले सेक्शन से हमें 2-3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए, तो कितने माह के लिए वो रह सकते हैं? तो 6 माह के लिए। तो आर्टिकल 65 में इसके बारे में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक के लिए वो ये कार्य कर सकते हैं, जब तक कि जो है नया चूज ना किया जाए। और 6 माह तक जो है इसे चूज कर लेना, मैंने नया राष्ट्रपति हमें चूज कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र में शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आर्टिकल 1, 2, 3 जिसमें अध्यादेश लाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश है, ये राष्ट्रपति की जो अध्यादेश है, इसे संसद के समक्ष रखा जाता है। तो कितने दिनों के लिए? ना 6 सप्ताह के अंदर। अगर 6 सप्ताह के अंदर ये पास हो जाता है तो ये 6 माह तक लागू रहता है।
तो संसद के मंजूरी से ये कितने दिन तक लागू रहता है? 6 माह तक। अगर मंजूरी ना हो तो 6 सप्ताह में क्या हो सकेगा? समाप्त हो जाएगा। आप इसे एक वर्ड में भी याद कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस संसद के मंजूरी से 6 माह, और अगर ना हो तो 6 सप्ताह में ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, 123 के तहत जो राष्ट्रपति को ये अधिकार है। वहीं 213 के तहत जो है गवर्नर को जो है राज्यों में ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ऑर्डिनेंस लाने का पावर जो है राष्ट्रपति को दिया गया था, अर्थात इसे इंक्लूड किया गया था उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध, है ना, डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में रखा जाता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण और आर्टिकल 113 जिसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स है ना, अनुदान का अनुरोध का हमें क्या होता है? दिया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड से, जिसमें इन फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसको लेकर के क्या होता है ना, अनुदान का अनुरोध रखा जाता है, और उसी के तहत जो है क्या होता है ना, लोकसभा पर इस पर वोटिंग होती है, फिर उससे अनुदान लिया जाता है। अनुदान का अनुरोध होने के बाद जो है एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुदान का अनुरोध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो ये तो क्लियर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है राजस्व का अनुमान क्या है? तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाँ, बजट एक लेख पत्र है। तो बजट क्या है? सरकार की मौद्रिक नीति का हिस्सा है, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, या मुद्रा बचत नीति का। तो सरकार की राजकोषीय नीति का क्या है ना, बजट एक हिस्सा है। आर्टिकल 112 से हमें बजट के बारे में प्रावधान मिलता है। ठीक है, चलिए तो देखिए बजट से ही क्या है ना, 2-3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। एक तो 57 मिल रहा है, 58 मिल रहा है, 59 मिल रहा है, व्यय का अनुमान मिल रहा है, साथ में जो है 58 में बजट कहाँ किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है, बजट क्या है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सीधे जो बजट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर प्रश्न है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। बजट का जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को पूछा जा रहा है। एक बार फिर से हमारे चैनल ईगल आईएएस द स्टडी जोन को जो है सब्सक्राइब करना, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, हमें मोटिवेट करते रहे, ताकि आप सभी के लिए मैं बराबर वीडियो लाता रहूं, और आप जो है इन वीडियो से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं और धार प्रदान करें। चलिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के तहत जो है ये आता है। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 266, तो ये क्या है ना, संचित निधि, भारत सरकार की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में है। 266 जो है हमें भारत सरकार की संचित निधि 1 से मिलता है। वहीं 266(2) से में क्या मिलता है ना, लोक लेखा अकाउंट से मिलता है। संचित निधि जो है कहाँ रखा जाएगा ना, लोक लेखा अकाउंट से मिलता है। तो संचित निधि से यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि 117 से कोई भी जो कर लगाता है वो विधायिका में राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं रखा जा सकता है। चलिए देखिए, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार मुद्रा पाती है, उसको जमा किया जाता है। अभी हम लोगों ने इस पर बात किया, तो किस पर रखा जाता है ना, पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक लेखा निधि से, है ना, सार्वजनिक लेखा निधि में इसे क्या किया जाता है ना, इसको जमा किया जाता है। इसके बारे में अभी हमने बात किया पब्लिक अकाउंट फंड्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? देखिए एकदम सेम सारा प्रश्न जो है बजट से ही जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक लेखा निधि में क्या होता है ना, आपने देखा कि भविष्य निधि से जो मुद्रा निकाला था वो कहाँ जमा होता है? सार्वजनिक लेखा निधि में जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बजट के हिसाब किताब के लिए क्या बनाया जाता है ना, बजट के हिसाब के लिए सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी का निर्माण किया जाता है। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक भाग है और एक स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, 3 प्रकार फाइनेंस के तहत जो है, फाइनेंशियल कमेटी के तहत 3 कमेटी होती है जो कि स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत आता है। उसमें से एक कमेटी क्या है ना,
पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें, जिसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिनमें 15 मेंबर जो है लोकसभा के और राज्यसभा के 7 मेंबर। और ये जो है कब लाया गया था, तो 1919 अर्थात जो 1919 का अधिनियम था उसके साथ लाया गया था, और 1921 से जो है ये प्रारंभ हो गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के? तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर होते हैं, कोई एक मेंबर जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और जिनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और समिति के बारे में अगर हम बात करें तो एक है एस्टिमेट कमेटी, आकलन समिति जिसे हम कह रहे हैं। आकलन समिति का जो मेंबर होता है वो कितना होता है? वो 30 होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखने लगेगा आकलन समिति। आकलन समिति जो है वो उसके मेंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं, और टोटल लोकसभा से होते हैं। आकलन समिति जो है जॉन मथाई के द्वारा शुरू किया गया था 1950s में। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो गया लोक लेखा समिति। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं उसके तहत जो है स्टैंडिंग कमेटी का क्या है, एक भाग है। स्टैंडिंग कमेटी कैसे बनाया जाता है? तो अधिनियम बाय एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, या संसद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के द्वारा बनाया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है? सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना होता है, कैग रिपोर्टों की भी जांच करना काम होता है, और जो रिपोर्ट है पीएससी अपना रिपोर्ट कहाँ सबमिट करता है? वो लोकसभा स्पीकर के समक्ष समर्पित करता है। ये सारे प्रश्न पब्लिक अकाउंट को लेकर के काफी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित किया गया है वो कहाँ पर है? कौन सी संस्थाओं में जो है भारत में महिलाओं के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है? तो महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित किया गया है वो पंचायतों में जो है स्थान आरक्षित किया गया है, और ये कितना है? तो 1/3 स्थान जो है क्या किया गया ना, आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न हमें मिल रहा है कि एक प्रश्न यहाँ से मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटा करके 1 रुपया कर देने का जो प्रस्ताव है इसे क्या कहते हैं? 1 रुपया जो किया जाता है इसे कहते हैं हम लोग नीति कटौती प्रस्ताव, या पॉलिसी कट मोशन कहते हैं। अगर सदस्यों के द्वारा किसी नीति को अस्वीकार किया जाता है तो वे संबंधित अनुदान मांगों को क्या करते हैं? 1 रुपये करने का प्रस्ताव करते हैं। वहीं आर्थिक कटौती प्रस्ताव के तहत किसी क्षेत्र के अनुदान मांगों को जो है एक निश्चित राशि तक कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, लेकिन इसमें यह बताया भी जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टोकन कट मोशन अगर हम कहते हैं, इसके द्वारा किसी मंत्रालय के अनुदान के मांगों को जो है 100 रुपये तक के कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा गया था कि 1 रुपये घटाकर किया था, तो ये किसके तहत है? तो इसका उत्तर होगा नीति कटौती प्रस्ताव। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए है जो है हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आने वाले समय में हमें सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।